आज का टॉपिक बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 के डीएसई 1A से है। हम बात करने वाले हैं प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत की। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य के सिद्धांत की बात की है। प्लेटो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जो कि सभी मायनों में आदर्श हो और वह एक उदाहरण के रूप में हो। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना इसलिए की क्योंकि उनके समय में यूनान में व्यापक अराजकता फैली हुई थी। समाज में असामाजिक जो शासन व्यवस्था थी वह बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं चल पा रही थी। तरह तरह की बुराइयां घर कर चुकी थीं। इस परिवेश में प्लेटो ने कल्पना की एक ऐसे राज्य की जिसका शासक दार्शनिक होगा, जहां लोग न्याय का पालन करेंगे और वो शिक्षित होंगे और यह राज्य एक उत्कृष्ट राज्य होगा। प्लेटो के समय यूनानी समाज में अराजकता व्याप्त थी। उसने उपस्थित बुराइयों तथा अराजक स्थिति का उपचार करने के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना की। इस तरह उसने तत्कालीन यूनानी समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। उसने बताया कि शासन का अधिकार ऐसे ज्ञानी दार्शनिकों को ही होना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन का कार्य कर सकें। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आत्मा से प्रेरित होते हैं, उसी प्रकार राज्य के सभी कार्य की उत्पत्ति उन्हें बनाने वाले मनुष्यों की आत्माओं से होती है। प्लेटो के शब्दों में कोट, राज्य ओक एक वृक्ष है, ओक या चट्टान से नहीं अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से बनता है, अनकोट। वीर पुरुषों का राज्य वीर होगा और नपुंसकों का राज्य नपुंसक। अतः मनुष्यों के गुणों का अध्ययन उनसे बने राज्यों के अध्ययन से ही हो सकता है, किंतु राज्य की संस्थाएं मानसिक विचारों का परिणाम है और इसकी वास्तविक सत्ता मन में ही है। न्याय और कानून की सत्ता में कानूनों तथा न्यायाधीश आदि के रूप में भौतिक सत्ता रखती है, किंतु विचारों तथा चिंतन का परिणाम होने से ही ये अभौतिक हैं या आध्यात्मिक हैं, मानसिक विचार की कृति हैं। न्याय को स्थूल रूप से राजदंड और न्यायालयों के रूप में देखा जाता है, किंतु वह आध्यात्मिक और मानसिक चिंतन का परिणाम है। इसका मतलब कि प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार के लोग होंगे, जो शासक जैसा होगा राज्य वैसा ही होगा, और जिस प्रकार से व्यक्ति के अंतरात्मा का परिणाम होता है उसके द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य, उसी प्रकार से जो व्यक्ति राज्य का कार्य संचालित करते हैं उनकी अंतरात्मा में कैसे विचार हैं उससे प्रभावित होता है उनके द्वारा राज्य का संचालन या राज्य के क्रियाकलाप। अब प्लेटो जो है वो आत्मा के तीन गुण बतलाते हैं। पहला काम या क्षुधा, एपिटाइट, दूसरा विवेक और तीसरा उत्साह। काम या क्षुधा जिसमें हम में राग, द्वेष, भूख, प्यास, नाना प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें इच्छाएं रहती हैं, काम या वासना वो हुआ। विवेक मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त कराने तथा प्रेम कराने में सहायक होता है। विवेक ज्ञान प्राप्त कराने या फिर इस तरह की उच्च बातों में सहायता देता है। तीसरा है उत्साह या शौर्य। यह मनुष्यों में लड़ने की भावना, महत्वाकांक्षा, साहस और स्पर्धा के भावों को उत्पन्न करता है। ये तीन तत्व प्लेटो के दर्शन में प्रमुख सिद्धांत हैं। इसी के आधार पर प्लेटो ने राज्य को उत्पन्न करने वाले तीन तत्वों तथा राज्य का निर्माण करने वाले तीन वर्गों का प्रतिपादन किया है। आदर्श राज्य निर्माण करने वाले तीन तत्व हैं। सबसे पहला आर्थिक तत्व, दूसरा सैनिक तत्व और तीसरा दार्शनिक तत्व। आर्थिक तत्व का अभिप्राय यह है कि मनुष्य काम तत्व से संबंध रखने वाली भोजन, वस्त्र, आवास आदि की आवश्यकताएं एकाकी रूप से पूरी नहीं कर सकता। वे अनेक व्यक्तियों के सहयोग से तभी पूर्ण हो सकती हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए समाज में अन्न उत्पन्न करने वाले किसानों, मकान बनाने वाले राजमिस्त्रियों, कपड़ा बुनने वाले जुलाहों आदि की विशेष आर्थिक श्रेणियां बन जाएं। समाज के लिए इस प्रकार का श्रम विभाजन बड़ा महत्वपूर्ण है।
समाज के विभिन्न भागों में कार्यों का बंटवारा हो जाने से प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य को करता है। यही विशेष कार्य का सिद्धांत कहलाता है। समाज का विकास होने के साथ पेशों या व्यवसायों की संख्या बढ़ती जाती है। इन सब का आर्थिक सहयोग जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होने के कारण राज्य के रूप में संगठित होते हैं। इनमें प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति यदि अपना निश्चित कार्य करता है तो राज्य की आवश्यकताएं भली भांति पूर्ण होती हैं और प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। दूसरा, सैनिक तत्व। यह आत्मा के गुणों में उत्साह और शौर्य के साथ साम्य रखता है। मनुष्य को केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संतोष नहीं होता, इसमें अपने को सुसंस्कृत एवं परिमार्जित बनाने की कुछ आकांक्षाएं होती हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अधिक जनसंख्या और प्रदेश की आवश्यकता होती है। यह प्रदेश युद्ध द्वारा प्राप्त हो सकता है। अतः राज्य का एक कार्य पर्याप्त प्रदेश को उपलब्ध कराना तथा उसे अपने अधिकार में बनाए रखना होता है। अतः राज्य की रक्षा के लिए वीर सैनिकों की आवश्यकता होती है। विशेषीकरण के नियम के अनुसार इस कार्य को करने वाले योद्धाओं का एक विशेष वर्ग होना चाहिए। राज्य में व्यक्तियों की आवश्यकताएं होती हैं और जब तक वो आवश्यकताएं राज्य के अंतर्गत पूरा होती हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आवश्यकताएं उससे अधिक है तो राज्य अन्य राज्यों के साथ युद्ध करके उन पर कब्जा करके वहां से भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और इसमें सैनिक तत्व जो है वो सहायक होता है। तीसरा तत्व है दार्शनिक तत्व। इसका संबंध आत्मा के विवेक रीजन से है। प्लेटो के मतानुसार सैनिक राज्य का संरक्षक होता है। संरक्षक ज्ञान और विवेक द्वारा शत्रु और मित्र में भेद करके उनके साथ यथा योग्य व्यवहार करता है। जो मित्र हैं उनसे मित्रवत व्यवहार करता है और जो शत्रु हैं उनसे शत्रुवत व्यवहार करता है। अतः राज्य के रक्षक में विवेक का गुण होना चाहिए। सैनिक में यह गुण सामान्य रूप में पाया जाता है, किंतु इसका विशेष विकास पूर्ण संरक्षक या शासक में पाया जाता है। सैनिकों में थोड़े हद तक विवेक होता है, लेकिन जो शासक या संरक्षक होता है उसमें यह पूर्ण रूप से होना चाहिए। अब आदर्श राज्य में प्लेटो 3 वर्गों की भी बात करते हैं। पहला संरक्षक वर्ग, दूसरा सहायक संरक्षक वर्ग और तीसरा उत्पादक वर्ग। तो वर्गों की बात करते हैं प्लेटो। राज्य के निर्माण के उपरोक्त 3 तत्वों के आधार पर अथवा कार्यगत विशेषीकरण अथवा श्रम विभाजन के आधार पर प्लेटो ने आदर्श राज्य का विभाजन 3 वर्गों में किया है। पहला संरक्षक वर्ग। यह वर्ग विवेक गुण का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ग के लोगों का कार्य सहायक संरक्षक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग के बीच संतुलन बनाए रखना है। यह वर्ग बुद्धि प्रेमी होगा और इसलिए इसका मुख्य कार्य समाज का सामान्य कल्याण करना है। इस वर्ग के लोग जब दार्शनिक होंगे तभी वे सामान्य कल्याण के कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। दूसरा है सहायक संरक्षक वर्ग। इस वर्ग का मुख्य कार्य उत्पादक वर्ग की सुरक्षा एवं राज्य की भूमि को सुरक्षित रखना है। यह वर्ग उत्साह तत्व की प्रतिनिधित्व करता है। उत्पादक वर्ग के लिए बृहत्तर प्रदेश की पूर्ति की भी इसी वर्ग के द्वारा की जाती है। इस हेतु यह वर्ग पड़ोसी राज्यों से युद्ध करने और के लिए सदैव तत्पर रहता है। तीसरा है उत्पादक वर्ग, एपेटाइट क्लास। यह वर्ग वासना या क्षुधा की पूर्ति करने वाला है। इसमें कृषक, कारीगर, शिल्पकार, व्यापारी आदि आते हैं। इनका मुख्य कार्य राज्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माण करने वाले तत्वों और वर्गों को इस दृष्टि से इस प्रकार से देखा जा सकता है। पहला, एक तो हम बात की आपसे क्षुधा, जो हम आपसे बताए थे कि 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं आत्मा के। तो पहला क्षुधा था। तो क्षुधा और जो पहला वर्ग आता है आर्थिक तत्व और उत्पादक वर्ग, ये एक श्रेणी में आते हैं। साहस, सैनिक और सैनिक वर्ग एक श्रेणी में आते हैं। विवेक, दार्शनिक तत्व और सहायक वर्ग ये एक श्रेणी में आते हैं। तो क्षुधा, आर्थिक तत्व, उत्पादक वर्ग। दूसरा जो साहस है, सैनिक तत्व और सैनिक वर्ग। और तीसरा विवेक, दार्शनिक तत्व और शासक वर्ग। तो इस प्रकार से इन तीनों वर्ग, तीन जो आत्मा के 3 गुण, आदर्श राज्य के निर्माण करने वाले 3 तत्व और जो आदर्श राज्य के वर्ग हैं, इन तीनों को आप इस तरह से क्लासिफाई या श्रेणी इन तरह से एक साथ रख सकते हैं। आप सबसे पहले क्षुधा को लीजिए।
आर्थिक तत्व को ले लीजिए और फिर उत्पादक वर्ग। दूसरा है साहस, सैनिक तत्व, सैनिक वर्ग। और तीसरा विवेक, दार्शनिक तत्व और संरक्षक शासक वर्ग। आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत। प्लेटो के आदर्श राज्य के मौलिक सिद्धांत निम्न है। पहला, न्याय आदर्श राज्य का प्राण है, जिसका कार्य उत्पादक, सैनिक और शासक वर्गों में संतुलन रखकर उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना है, ताकि राज्य के सभी अंग अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। दूसरा, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। प्लेटो राज्य को व्यक्ति का विराट रूप मानते हैं और व्यक्ति की सारी विशेषताएं राज्य में देखते हैं। तीसरा है विशेष कार्य का सिद्धांत। राज्य या समाज में श्रम विभाजन होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने विशेष कार्य को पूर्ण दक्षता और योग्यता से पूरा कर सके और राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे। चौथा, शिक्षा। न्याय का ज्ञान ही शिक्षा है। श्रेष्ठ नागरिकों, स्वस्थ सैनिकों व दार्शनिक शासकों के निर्माण के लिए उन्हें उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। पांचवा है नागरिकों के 3 वर्ग। प्लेटो आत्मा के 3 तत्वों क्षुधा, उत्साह और विवेक के आधार पर राज्य के नागरिकों को उत्पादक, सैनिक और शासक नामक 3 वर्गों में बांटता है। छठा, दार्शनिक राजा का शासन। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन होगा। जब तक राजा दार्शनिक और दार्शनिक राजा नहीं होंगे, तब तक राज्यों में शांति और सुशासन स्थापित नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से दार्शनिक राजा के भी महत्व की बात करते हैं प्लेटो। नेक्स्ट 7वां है साम्यवाद। प्लेटो सैनिक और शासक वर्ग को परिवार और संपत्ति से दूर रखना चाहता है, जिससे वे लोभ में आकर अपने कर्तव्य पालन में भूल न करें। नेक्स्ट है नर नारियों का समान अधिकार। प्लेटो आदर्श राज्य में नारियों को घर की 4 दीवारी में से बाहर निकालकर शिक्षा, शासन आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार देने की व्यवस्था करते हैं। 9वां है राज्य का लक्ष्य विशुद्ध, आध्यात्मिक और सैनिक। प्लेटो दृश्यमान जगत को अवास्तविक और उसके विचारों को वास्तविक मानते हैं। राज्य उत्तम जीवन बिताने के लिए है। प्लेटो का यह मानना है कि राज्य को उत्तम ऐसी सुविधाएं देनी चाहिए जिससे कि वहां उत्तम जीवन का निर्वहन हो सके। 10वां है राज्य का हित प्रधान एवं सर्वोपरि है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है। राज्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है प्लेटो के अनुसार। अब आदर्श राज्य की आलोचना। प्लेटो के आदर्श राज्य की निम्नलिखित आलोचनाएं की गई हैं। पहला, प्लेटो ने जिस आधार पर व्यक्ति और राज्य की तुलना की है, उसे सामान्य व्यक्ति के लिए समझना कठिन है। दूसरा, प्लेटो ने आदर्श राज्य में सामूहिकता पर अत्यधिक बल देते हुए व्यक्ति की उपेक्षा कर दी है। तीसरा, उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करके समाज में असमानता के बीज बो दिए हैं। चौथा, तत्कालीन दास प्रथा पर प्लेटो मौन रहे हैं। 5वां, साम्यवादी व्यवस्था मानव को आदिम अवस्था में ले जाएगी। नेक्स्ट, शिक्षा को पूर्ण राज्य के नियंत्रण में रखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकेगा। 7वां है प्लेटो राज्य के पदाधिकारियों की नियुक्ति, अपराधियों की दंड विधि, न्यायालय की स्थापना आदि पर मौन है। 8वां, आदर्श राज्य यथार्थ से परे है। आलोचना का कहना है कि वो केवल कल्पना मात्र है, वास्तविकता में ऐसा राज्य नहीं बन सकता। 9वां, प्लेटो के आदर्श राज्य के चित्रण में राजनीतिज्ञता का परिचय कम दिया है, नीति आचार्य का अधिक दिया है। उसमें प्लेटो जो है नीति का ज्यादा बात करते हैं, वो ज्यादा एथिकल बात करते हैं। 10वां, प्लेटो का आदर्श राज्य एक आध्यात्मिक निरंकुशवाद है। अब आध्यात्मिक निरंकुशवाद कहा गया है प्लेटो के जो आदर्श राज्य को। इस प्रकार ऐसा नहीं है कि प्लेटो के आदर्श राज्य की हम आलोचना करें। कहीं ना कहीं हम भी हमारे यहाँ जो राम राज्य की बात की जाती है वो इसी तरह की बात थी, जिसमें कि हम कहते थे कि राजा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो प्रजा है वो सुख और शांति से रह सके, और राजा जो है वो उचित चरित्रवान होना चाहिए और उसकी प्रजा भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप राम राज्य की छाप प्लेटो के आदर्श राज्य में भी देखते हैं। धन्यवाद।